दो बैलों की कथा। झूरी किसान के दो बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। दोनों डील में ऊंचे, दिखने में सुंदर काठी के और काम में दक्ष थे। बहुत दिनों से एक साथ काम करते करते रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों की जोड़ी को पत्नी के आग्रह पर ससुराल कार्यवश भेज दिया, लेकिन बैलों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है, इसलिए रास्ते में जाते समय उन्होंने झूरी के साले गया को पूरे रास्ते खूब झकाया। संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर चलने के कारण भूखे भी थे, इसलिए जब उन्हें नांद में लगाया गया तो बड़ी तेजी से खाने को उत्सुक हुए, लेकिन एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वह आज उनसे छूट गया था। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए ही एक दूसरे को कनखियों से देखा और अपनी मूक भाषा में सलाह की। जब रात में गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ सटपट चल पड़े। प्रातःकाल जब झूरी सोकर उठा तो अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को दरवाजे पर देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। साथ ही दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। झूरी ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखकर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बार बार चूमने लगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, लेकिन झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जलपुन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। परंतु झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तभी तो भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने पत्नी को चिढ़ाने के ख्याल से कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आ गया और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया, जिससे वे उसे रास्ते में परेशान न कर सके। जबकि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि गाड़ी गिरने पर चोट तो उन्हें ही लगती। हीरा ज्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा गया और कल की शरारत का मजा चकाने के उद्देश्य से उन्हें फिर वही सूखा भूसा दिया गया, जबकि अपने घर के बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, न ही ऐसा कभी खाने को दिया गया था। दोनों ने नांद की तरफ आंख तक न उठाई। अगली सुबह गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने अपनी जगह से न हटने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन उन्होंने वहां से अपने पैरों को टस से मस तक नहीं किया। इस प्रकार हार मानकर गया ने उन्हें नांद पर लाकर बांध दिया। उनके सामने आज भी रूखा सूखा भूसा ही डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग अभी भोजन कर ही रहे थे
कि एक छोटी सी लड़की घर से 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन मानो दोनों के हृदय को एक अलग प्रकार की शांति मिली। धीरे धीरे 2-4 दिनों में उस छोटी सी लड़की जो भौरी की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी, से दोनों की आत्मीयता बढ़ गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता। बस रात को वही बालिका लड़की उन्हें रोटियां खिला जाती। उससे उनकी दोस्ती हो गई थी। एक रात दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई। रात को जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मोटी होने के कारण मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तभी उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लगे। उसने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ तुम दोनों को, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर मार डालेंगे। उसने दोनों के गराफ खोल दिए और भागने का इशारा किया, पर दोनों चुपचाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफत न आ जाए। तभी वह चिल्ला पड़ी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही दोनों वहाँ से भाग निकले। गया घबराकर घर से बाहर आया और भागते हुए बैलों का पीछा करने लगा। दोनों बैलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि देखा सुंदर से बगीचे में एक कैक्टस उगा हुआ था। उसके दाईं ओर सुंदर सुंदर गुलाब थे तो बाईं ओर प्यारे प्यारे गुलदाउदी। सामने पीले पीले सूर्यमुखी खिले थे तो पीछे चमकीले और सुंदर डेजी। चारों ओर खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ कैक्टस देखने में बहुत बुरा लगता था। इसके लंबे और गोल 3 तने थे जिनमें कांटे निकले हुए थे। तने गंदे हरे रंग के थे। सुंदर फूलों से घिरा होने के कारण वह और भी बुरा बदसूरत लगता था। वह उन सुंदर फूलों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वे सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। गुलाब, डेजी, सूर्यमुखी और गुलदाउदी कोई भी उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। गुलाब ने कहा, पता नहीं माली इसे उखाड़कर फेंक क्यों नहीं देता। हमारे बीच में उगा यह कैक्टस बहुत भद्दा लगता है। जैसे चिड़ियों को डराने के लिए खेतों में पुतले खड़े किए जाते हैं, हमारे बीच खड़ा हुआ यह कैक्टस वैसा ही लगता है। इसकी बदसूरती ही हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है, सूर्यमुखी ने कहा। इस पर गुलाब बोला, हम ऐसे ही सुंदर हैं। हमारी सुंदरता इसके ना होने से भी कम नहीं होगी। बेचारा कैक्टस उनकी बातों को सुनता और आंसू बहाता रहता। एक बार भयानक सूखा पड़ा। नदी, तालाब, कुएं सभी सूख चुके थे। बेचारा माली मीलों पानी की तलाश में भटकता रहता और बड़ी मुश्किल से उसे 1 या 2 बाल्टी पानी मिलता, जो वह फूलों को दे देता।
लेकिन जल्दी ही यह भी बंद हो गया। फूलों को भगवान की दया पर छोड़कर माली भी भरे दिल से दूसरे शहर चला गया। कैक्टस के तनों में बहुत सारा पानी जमा था। जब उसने देखा कि फूल बिना पानी के मुरझा रहे हैं, तो उसका कोमल दिल पिघल गया। उसने फूलों से कहा, आओ और मेरे तने से पानी पी लो। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर वे उससे मदद कैसे ले सकते थे, जिसे उन्होंने हमेशा दुश्मन समझा। बहुत दिनों तक सभी फूल कैक्टस के तनों में से पानी पीकर जिंदा रहे। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। इतने ही में लगा हवा का हल्का सा झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया, रह गई धुएं की रेत। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेत। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम।